Now let's move on to the next situation of solubility product. मैं अगला प्रॉब्लम देता हूं, उसमें solubility product के एक और एस्पेक्ट को समझाता हूं, कॉमन आयन प्रोडक्ट के एक और एस्पेक्ट को समझाता हूं। दो सॉल्ट लेता हूं इस बार मैं, बेरियम सल्फेट और स्ट्रोंशियम सल्फेट। ध्यान रहे इधर जो मैं डेटा ले रहा हूं दे आर नॉट द एग्जैक्ट और द एक्चुअल वैल्यू है, तो मैं सिर्फ रफली समझाने के लिए, जैसे KSP ऑफ BaSO4 जब मैं लिख रहा हूं तो ट्रूथफुली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली इसका KSP क्या है, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो सिर्फ एक कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने यह डेटा ले लिया है। BaSO4 के लिए किसी भी एक टेम्परेचर पर यह फिक्स वैल्यू होती है और अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होती है। टेम्परेचर के बढ़ने से KSP वैल्यू बढ़ती है। अब इधर जैसे मैंने KSP की वैल्यू ले ली 3 × 10⁻⁻8 लेट अस से, एंड KSP ऑफ SrSO4 स्ट्रोंशियम सल्फेट वह ले लेता हूं 8 × 10⁻⁻4। अब जो मेरा प्रॉब्लम है, 3 पार्ट दूंगा। पहला पार्ट solubility of BaSO4, second part is solubility of SrSO4, और तीसरा पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज, पहले और दूसरे पार्ट तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे, तीसरा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। साइमल्टेनियस solubility. Now, the third part of the problem is interesting one. मैंने पहले बार में पूछा solubility of BaSO4 मतलब सिर्फ BaSO4 की प्योर वाटर में solubility। दूसरे केस में पूछा solubility of SrSO4 मींस प्योर वाटर में सिर्फ SrSO4 की solubility। और तीसरे केस में पूछ रहा हूं simultaneous solubility of BaSO4 and SrSO4, simultaneous solubility of BaSO4 and SrSO4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 1 लीटर वाटर में कितना BaSO4 डाला जाए, कितना SrSO4 डाला जाए, जिससे कि दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली सैचुरेट हो जाए। दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली सैचुरेट हो जाना चाहिए। मतलब BaSO4 भी सैचुरेट हो गया, SrSO4 भी सैचुरेट हो गया। अब दोनों में से कोई सा भी डालेंगे तो दोनों ही एक साथ प्रेसिपिटेट होने लगेंगे। एक ऐसी कंडीशन बतानी है। पहला पार्ट बिल्कुल आसान, कैसे करेंगे भाई? BaSO4 जब भी पानी में डाला जाएगा तो बेरियम आयन और सल्फेट आयन देगा, और इसके S1 मोल से डिसॉल्व होते हैं तो पूरे S1 मोल से डिसोसिएट हो जाते हैं। और S1 मोल्स बेरियम आयन के, S1 मोल सल्फेट आयन के, और हम कहेंगे KSP डेफिनेशन वुड बी बेरियम आयन कंसंट्रेशन इनटू सल्फेट आयन कंसंट्रेशन। KSP वैल्यू इज 3 × 10⁻⁸, barium ion concentration S1, sulfate ion concentration S1 square. So S1 is √3 × 10⁻⁴ moles per liter, or S1 is 1.732 × 10⁻⁴ moles per liter. This is the first part of the problem. प्योर वाटर में बेरियम सल्फेट डालेंगे तो 1 लीटर प्योर वाटर में 1.732 × 10⁻⁴ मोल से डिसॉल्व हो जाएंगे। अब इसी तरह से हम सॉल्युबिलिटी ऑफ SrSO4 भी निकाल दें। सॉल्युबिलिटी ऑफ SrSO4 के लिए हम कहेंगे SrSO4 जितना भी पानी में डाला जाएगा डिसोसिएट होएगा, और वहां Sr2 पॉजिटिव
प्लस सल्फेट आयन रहेंगे, और मान लीजिए इसके H2 मोल से डिसोसिएट होते हैं तो इसके H2 और इसके H2 बनेंगे, और हम कहेंगे KSP, इसको KSP1 कह देते हैं, इसको KSP2 कह देते हैं, वुड बी स्ट्रोंशियम आयन कंसंट्रेशन इनटू सल्फेट आयन कंसंट्रेशन। अब KSP2 की जगह यह वैल्यू रखी 8 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू S2 इंटू S2 एंड S2 स्क्वायर, और S2 इज √8 इंटू 10 टू द पावर। मुझे इस डेटा को 8 इंटू 10 टू पावर -8 लिखना है, 10 टू पावर -4 थोड़ा इरेशनल डेटा है, 8 इंटू 10 टू पावर -4, और S2 इज इक्वल टू 2.82 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स पर लीटर। दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ SrSO4 इन प्योर वाटर। इधर करेक्शन कीजिए 8 इंटू 10 टू पावर -8, जो मैं समझाना चाहता हूं वो 8 इंटू 10 टू पावर -8 से ही। अब हमने पूछा है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 एंड SrSO4। कैलकुलेशन करने से पहले हम जो फाइनल रिजल्ट है उसको कंक्लूड करेंगे। 1 लीटर पानी में BaSO4 भी डाला जा रहा है, SrSO4 भी डाला जा रहा है। BaSO4 भी स्पेरिंगली सॉल्युबल, SrSO4 भी स्पेरिंगली सॉल्युबल, दोनों एक साथ 1 लीटर पानी में डाले जा रहे हैं। और खास बात, दोनों में सल्फेट आयन कॉमन है। दोनों में सल्फेट आयन कॉमन होने से कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से दोनों एक दूसरे को सप्रेस करेंगे। हम देखेंगे कि जब हम साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं तो BaSO4 की भी सॉल्युबिलिटी हमें कम होती हुई दिखेगी, प्योर कंडीशन में जो सॉल्युबिलिटी है इससे कम होगी। SrSO4 की भी सॉल्युबिलिटी हमें कम होती हुई दिखेगी, प्योर कंडीशन में जो सॉल्युबिलिटी दिख रही है हमें कम होती हुई दिखेगी। दोनों ही एक दूसरे को सप्रेस करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम देखेंगे, इनमें से रिलेटिवली BaSO4 लेस सॉल्युबल दिख रहा है और रिलेटिवली SrSO4 हमें ज्यादा सॉल्युबल दिख रहा है। तो जो रिलेटिवली लेस सॉल्युबल है इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा सप्रेस हो जाएगी, और जो रिलेटिवली मोर सॉल्युबल है इसकी सॉल्युबिलिटी सप्रेस होगी मगर थोड़ी कम सप्रेस होगी। चलिए इसी समय अब हम इसे कैलकुलेट करने का तरीका समझते हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूं। BaSO4 इसमें डिसॉल्व होकर डिसोसिएट होएगा, बेरियम आयन और सल्फेट आयन बनाएगा, और इसकी सॉल्युबिलिटी S1 डैश, पूरे S1 डैश डिसॉल्व होकर डिसोसिएट हो गए, और SrSO4 यह भी डिसॉल्व होएगा और डिसोसिएट होएगा। जितना भी डिसॉल्व होएगा उतना सारा डिसोसिएट हो जाएगा। द न्यू सॉल्युबिलिटी इज S2 डैश, तो पूरा डिसोसिएट होकर S2 डैश और S2 डैश। बेरियम आयन का कंसंट्रेशन तो S1 डैश ही रहेगा, स्ट्रोंशियम आयन का कंसंट्रेशन S2 डैश ही रहेगा, मगर सल्फेट आयन जो BaSO4 से भी आ रहा है, जो SrSO4 से भी आ रहा है, इसका रिजल्टिंग कंसंट्रेशन S1 डैश प्लस S2 डैश हो जाएगा। यह सल्फेट आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा, और यह कॉमन है इसलिए ऐड हो गए। अब हम कहते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी निकालना है, मतलब दोनों को सैचुरेट करना है। जब दोनों को सैचुरेट करना है तो दोनों की KSP डेफिनेशन साइमल्टेनियसली होल्ड करेगी। इस सॉल्यूशन में KSP1 डेफिनेशन फॉर BaSO4, KSP2 definition for SrSO4. Both the definition would hold simultaneously because it's saturated with respect to both salt. 3 into 10 to the power -8 is equal to बेरियम आयन की जगह S1 डैश और सल्फेट आयन की जगह S1 डैश प्लस S2 डैश। KSP2 लिख रहा हूं 8 into 10 to the power -8 is equal to S2 डैश into S1 डैश प्लस S2 डैश। मैं
S1 dash और S2 dash के लिए observe that we have got two variables S1 dash and S2 dash and we have got two equation. We need to solve them and we can easily solve them. आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए. 3/8 is equal to S1 dash upon S2 dash और S1 dash is equal to 8/3 S2 dash is equal to 8/3 of S1 dash. S2 dash is 8/3 of S1 dash. मैं यह वैल्यू पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. 3 into 10 to the power minus 8 is equal to S1 dash into S1 dash plus 8/3 of S1 dash. 11/3. This is equal to 11/3 of S1 dash square. So this comes out to be S1 dash square is equal to 9/11 into 10 to the power minus 8 or S1 dash is equal to 9/11 is 0.8888. 0.88 का अंडर रूट ले लीजिए 0.44 समथिंग आएगा. 0.44 into 10 to the power minus 4 मोल्स पर लीटर. तो S1 dash 0.44 into 10 to the power minus 4 मोल्स पर लीटर. यह S1 dash हो गया और S2 dash के लिए मैं इंटू 8/3 कर देता हूं. इंटू 8/3 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 1 1 2 इंटू 8 0.96 0.96 इंटू 10 to the power minus 4 मोल्स पर लीटर. एक बार मैं इमीडिएटली कैलकुलेट कर ही दो. 9/11 का अंडर रूट आई हैव गॉट कैलकुलेटर 9 डिवाइडेड बाय 11 दिस इज इक्वल टू दिस और इट्स अंडर रूट इज 0.90. in fact I need to correct here 0.90 0.90 into 10 to the power minus 4 into 8 divided by 3 is equal to this is 2.4 and this 0.90. This is the solubility of simultaneous solubility of BaSO4 and SrSO4. S1 dash is solubility of BaSO4, SrSO4 की solubility 2.4. Now observe the result and try to draw the conclusion. प्योर कंडीशन में BaSO4 की solubility 1.7 into 10 to the power minus 4 थी प्योर कंडीशन में, और कॉमन आयन इफेक्ट होने पर इसी BaSO4 की solubility 1.7 से घट के 0.9 रह गई. 0.9 into 10 to the power minus 4. solubility कम हो गई. solubility कम क्यों हुई? क्योंकि सल्फेट आयन कॉमन हो गया. दोनों के बीच में सल्फेट आयन कॉमन हुआ. क्या सिर्फ BaSO4 की ही solubility सप्रेस हुई? नहीं, BaSO4 के साथ में SrSO4 की भी हुई है. SrSO4 जो प्योर कंडीशन में 2.82 मोल से डिसॉल्व होता था, वही SrSO4 अब इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है 2.4. इधर 2.8 into 10 to the power minus 4, या 2.4 into 10 to the power minus 4. SrSO4 की भी solubility कम हुई है. SrSO4 की solubility कम क्यों हुई? कॉमन आयन इफेक्ट. सल्फेट आयन दोनों में कॉमन हो गया, दोनों ने एक दूसरे को दबाया, दोनों ने एक दूसरे को सप्रेस करा. दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट. और एक और जो खास बात, जो कमजोर था वो ज्यादा सप्रेस हो गया और जो बलवान था वो कम सप्रेस हुआ. इसमें रिलेटिवली BaSO4 कमजोर था, इसका सप्रेशन ज्यादा हो गया, 1.7 से 0.9 पर चला गया, आधा रह गया. जबकि SrSO4 जो ताकतवर था
इसका सप्रेशन हुआ मगर उतना नहीं हुआ, 2.8 से कम होकर 2.4. दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट. इधर मैंने साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी टर्म को भी समझाया है, मैंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कंसेप्ट को भी दोबारा रिपीट कराया है, और मैंने साथ में कॉमन आयन इफेक्ट भी लगाना सिखाया है. मैं इसके बाद एक और प्रॉब्लम कराऊंगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर ही, एंड विद दैट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कंसेप्ट पूरी तरह से फिनिश होएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दिस कंसेप्ट डाउन, इसको ध्यान से नोट करें, ध्यान से देखें भी. वंस अगेन मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक और कंसेप्ट को रिवाइज करवाता हूं. मेरा अगला प्रॉब्लम देखिए, मैं कैल्शियम फ्लोराइड से ही समझा रहा हूं इस कंसेप्ट को. KSP ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज नोन टू अस. KSP of calcium fluoride is 8 into 10 to the power minus 12. हमें दिया हुआ है. Now, tell me whether precipitation occur or not. मैं दो सिचुएशन दूंगा. Situation 1, if 10 ml of 0.1 molar CaCl2 is mixed with 10 ml of 10 to the power minus 8 molar NaF. And in another situation, if 10 ml of 10 to the power minus 8 molar CaCl2 is mixed with 10 ml of 0.1 molar NaF. दिस आर द टू कंडीशंस. दो कंडीशंस में मैंने एनालिसिस करने के लिए दिया है. सबसे पहले मैंने कह दिया कैल्शियम फ्लोराइड इज ए स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और इसका KSP वैल्यू दिया हुआ है. फिर मैंने यह पूछा कि बताइए प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा. इसे एनालिसिस करने के लिए मैंने दो कंडीशन दी, कैल्शियम क्लोराइड और NaF, दो सॉल्ट के सॉल्यूशन को मिला रहा हूं. दोनों के कंसंट्रेशन दोनों केस में अलग अलग है और कुछ वॉल्यूम लिया गया है. डेफिनेटली मैं इस बार आयोनिक प्रोडक्ट के कंसेप्ट को रिवाइज करवा रहा हूं, और आयोनिक प्रोडक्ट का जो कंपैरिजन हम करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ, और फिर यह कंक्लूड करते हैं कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है, वहां प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा. हम इस बात को के लिए जो कंसेप्ट जो थ्योरी समझे हैं उसको मैं रिवाइज करवा रहा हूं, रिकॉल करवा रहा हूं. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग दो सिचुएशन मैंने ली है, इसी समय इसका एनालिसिस देखते हैं. हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमको आयोनिक प्रोडक्ट डिटरमाइन करना है, और आयोनिक प्रोडक्ट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ में कंपेयर करना है. मैं केस 1 पहले करवाता हूं. केस 1 में कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन क्या होगा, इसे डिटरमाइन करवा रहा हूं. कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml. This is millimoles of calcium ion upon total volume in ml. Molarity into volume in ml upon total volume in ml. 5 into 10 to the power minus 2 molar. This is the molarity of calcium ion in the solution. अब fluoride ion concentration in the solution. Molarity 10 to the power minus 8 into volume in ml upon total volume in ml. So the molarity is 5 into 10 to the power minus 9 molar. This is the molarity of fluoride ion in the solution. हमने सबसे पहले कैल्शियम आयन की मोलारिटी सॉल्यूशन के अंदर और फ्लोराइड आयन की मोलारिटी, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम आयन आएंगे, सोडियम फ्लोराइड से फ्लोराइड आयन आएंगे, और यह दोनों मिलकर कंबाइन होकर CaF2 के प्रेसिपिटेट दे सकते हैं. इसलिए मैंने कैल्शियम फ्लोराइड का अब आयोनिक प्रोडक्ट डिटरमाइन करना है, उसके लिए मैंने कैल्शियम आयन और फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन निकाला है. मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, इससे मिलीमोल्स निकाले, टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इन ml, इससे मैंने मोलारिटी निकाली. इधर मुझको ml लिखना है, इधर भी मुझको ml लिखना है, टोटल वॉल्यूम इन ml लिखा गया है यह. अब हम कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूं कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन
into fluoride ion concentration square in the solution. जैसी KSP डेफिनेशन थी, बिल्कुल उसी डेफिनेशन की तरह से मैंने आयनिक प्रोडक्ट को डिफाइन करा. कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इनटू फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, इट्स स्क्वायर. तो इस तरीके से मुझको दिखेगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -9 स्क्वायर. और इस तरह से यह आयोनिक प्रोडक्ट दिख रहा है मुझको 125 इंटू 10 टू द पावर -18 -20 और 1.25 इंटू 10 टू द पावर -18. This is the ionic product. 5 square 25 into 5 125, 10 to the power -9, 10 to the power -18, -2, -20. और इसको मैंने इस तरह से लिख दिया 1.25 into 10 to the power -18. This is the ionic product of calcium fluoride in this solution. Now compare it with KSP value. Observe that KSP value is in the range of 10 to the power -12. This is less than KSP. यदि इस सॉल्यूशन के लिए आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से कम है, इसका मतलब है कि यह एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है. यह एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है और इसमें कोई प्रेसिपिटेशन नहीं दिखेगा. इसमें कोई प्रेसिपिटेशन नहीं दिखना है क्योंकि यह एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है. इसमें आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू से कम है. अब दूसरी सिचुएशन में भी वही CaCl2 NaF डाले गए और खास बात वही 10 ml 10 ml, सिर्फ मोलारिटी को इंटरचेंज कर दिया गया. पहले 10 to the power -8 मोलर NaF था, अब 10 to the power -8 मोलर CaCl2 है. 0.1 मोलर CaCl2 था, 0.1 मोलर NaF है. अब देखिए कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन. कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml अपॉन टोटल वॉल्यूम इन ml. So this comes out to be 5 into 10 to the power -9 मोलर. और इसी तरह से फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, वही मेथड लगाया, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml अपॉन टोटल वॉल्यूम इन ml. सो दिस कम्स आउट टू बी 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मोलर. और अब मैं आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करता हूं और इसके लिए वंस अगेन कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इनटू फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन स्क्वायर. तो अब मैं लिखूंगा 5 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -2 स्क्वायर. तो यह जो आयनिक प्रोडक्ट अब मुझे दिख रहा है 125 इंटू 10 की पावर -4 -13 और दिस कम्स आउट टू बी 1.25 इन और 10 टू पावर -12 के टर्म्स में लिखता हूं 12.5 इंटू 10 टू द पावर -12. 12.5 इंटू 10 टू द पावर -12. ये 10 टू पावर -12, ये 10 टू पावर -12. इधर 8 इंटू 10 टू पावर -12 है, इधर 12 इंटू 10 टू पावर -12. इस जगह पर ऑब्जर्व कीजिए आयोनिक प्रोडक्ट इट्स ग्रेटर देन KSP. इन दिस सिचुएशन आप ऑब्जर्व कीजिए आयोनिक प्रोडक्ट KSP से एक्सीड कर रहा है. और यदि आयोनिक प्रोडक्ट KSP से एक्सीड कर रहा है, इसका मतलब है कि यह सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. इन्हें मिलाने पर यह जो सॉल्यूशन बना है यह एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कैल्शियम फ्लोराइड के प्रेसिपिटेशन देखे जाएंगे. PPT of CaF2 is observed. इसमें कैल्शियम फ्लोराइड का प्रेसिपिटेशन होगा क्योंकि इस केस में आयनिक प्रोडक्ट KSP से एक्सीड कर गया है. बड़े ध्यान से
इन दोनों केस को, इन दोनों प्रॉब्लम को देखिए और वह आयनिक प्रोडक्ट और केएसपी के कंपैरिजन को समझिए. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन. यू मस्ट लर्न इट. एग्जामिनेशन में इस तरह की सिचुएशन दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा. और बड़े ध्यान से इस तरीके से आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना होता है, आयनिक प्रोडक्ट डिटरमाइन करना होता है और आयनिक प्रोडक्ट को केएसपी वैल्यू से कंपेयर करना होता है और फिर यह कमेंट करना होता है कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा. इसी के साथ मैंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को भी रिवाइज करा दिया, इलस्ट्रेट कर दिया. अब मैं आगे आयनिक प्रोडक्ट को और समझाऊंगा कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ. प्लीज नोट इट डाउन. नाउ फर्दर मैं अब अगले प्रॉब्लम से बफर सॉल्यूशन को इलस्ट्रेट करता हूं. मैंने एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए तो एक प्रॉब्लम कराया ही था, क्यों ना मैं एक बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए भी प्रॉब्लम कराऊं. और बेसिक बफर सॉल्यूशन कराने के लिए मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ही एक बेस लेकर चलता हूं और उसका केबी वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵ और पीकेबी वैल्यू 4.74 यह ले लेता हूं. Now, if we have 0.1 molar NH4OH mixed with or 0.1 moles of NH4OH is mixed with 0.2 moles of NH4 whole twice SO4 in 2 liters of water. What would be pH of this solution? This is the problem. Kb of NH4OH दिया हुआ है, pKb दिया हुआ है. 0.1 mole NH4OH is mixed with 0.2 moles of NH4 whole twice SO4. And this moles are mixed in 2 liters of water. What would be pH of this solution? यह प्रॉब्लम दिया हुआ है. अब सबसे पहले देखते से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि एक वीक बेस लिया हुआ है और वीक बेस को मिलाया गया है उसके स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट में. NH4 whole twice SO4 is strong acidic salt of ammonium hydroxide. Now this is a buffer solution. यह एक बफर सॉल्यूशन है और इनफैक्ट यह एक बेसिक बफर सॉल्यूशन है. और यदि यह एक बेसिक बफर सॉल्यूशन है तो इसका पीएच डिटरमाइन करने के लिए हमें हेंडरसन्स इक्वेशन लगानी होगी. हेंडरसन्स इक्वेशन ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन सेज दैट POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस. हमें सीधा सीधा यह इक्वेशन लगानी है. POH हमें डिटरमाइन सबसे पहले करना है. PKB की जगह 4.74 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की जगह पर मुझे इधर अमोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखना होगा और बेस की जगह पर NH4OH कॉन्सेंट्रेशन. इस बात को समझें. POH वैल्यू वुड बी इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग ऑफ अमोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन में वॉल्यूम टर्म कैंसिल हो जाना है, हमें सिर्फ मोल्स टर्म्स लिखना होंगे. 0.2 moles of ammonium sulfate. 0.2 moles of ammonium sulfate would give you 0.4 moles of ammonium ion. क्योंकि एक अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूल 2 अमोनियम आयन देता है तो 0.2 मोल्स अमोनियम सल्फेट डिसोसिएट होकर 0.4 मोल्स अमोनियम आयन के देंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जो नंबर ऑफ मोल्स है 0.1 मोल्स. इस तरह से यह हो गया 4.74 प्लस log 4. log 4 होता है 0.6 और इस तरह से हो गया 5.34. This is the POH value. Hence the pH value is 14 minus 5.34 and this comes out to be 8.66. This is the pH value of this buffer solution. It's a basic buffer solution. बेस को लेकर बनाया गया है. हमने इस बात को समझा, हेंडरसन्स इक्वेशन को अप्लाई करा. हेंडरसन्स इक्वेशन को अप्लाई करते समय यह देखा कि सॉल्ट क्या लिखा जाए. सॉल्ट मतलब इधर अमोनियम आयन कंसंट्रेशन, बेस मतलब NH4OH कंसंट्रेशन. अमोनियम आयन कंसंट्रेशन कैसे लिखा, बेस का कंसंट्रेशन कैसे लिखा, बड़े ध्यान से इस पूरे प्रॉब्लम को देखिए, रिजल्ट को देखिए.
and this is the revision of buffer solution as well. इसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम में अब जो मैं आपको कराऊंगा टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, और उसमें इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा, टाइट्रेशन के बारे में बताऊंगा और टाइट्रेशन कर्व के बारे में बताऊंगा। हम लेबोरेटरी में एसिड और बेस को मिलाते हैं, उनमें टाइट्रेशन करते हैं, और उस टाइट्रेशन के दौरान कैसे पीएच वेरी करता है, कैसे इंडिकेटर काम करता है, इंडिकेटर क्या होता है, इस बात को मैं समझाऊंगा मेरे अगले लेक्चर में। आज के दिन हम इतना ही करते हैं, कल के लिए इंडिकेटर से